नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में अब पटाखे चलाने की छूट दे दी गई है। दिवाली के पहले दिन पटाखे चलाने की छूट दी है। दिवाली के दिन ये छूट दी गई है। शाम को 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। पहले पटाखों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध का ऐलान किया था, लेकिन अब एक बार फिर से पटाखे चलाने की छूट दे दी गई है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने की छूट दी गई है। शाम को करीब 2 घंटे तक पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। हमारे संवाददाता अंकित दुधानी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अंकित, पहले फैसला लिया गया था कि प्रतिबंध रहेगा और अब फैसला लिया गया है कि चलाया जाएगा, ऐसे में क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, अब फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है कि 2 घंटे पटाखे चला सकते हैं हरियाणा के अंदर। तो इससे ये एक बात रहेगी, क्योंकि पटाखा जो व्यापारी थे उन्होंने पटाखे खरीद लिए थे और सरकार ने एंड टाइम के ऊपर ये फैसला लिया था पटाखा बैन का। तो कहीं ना कहीं उनके नुकसान को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने 2 घंटे पटाखे चलाने का फैसला लिया है। हालांकि कोरोना के चलते और ये फैसला लिया गया था, दूसरे राज्यों में भी लिया गया है फैसला, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए और पूरे दिन पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट हरियाणा सरकार की ओर से दे दी गई है। खुद मुख्यमंत्री ने आज फतेहाबाद के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पटाखा जो व्यापारी हैं उनका भी नुकसान ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए 2 घंटे अब प्रदेश में त्योहार के ऊपर पटाखे चला सकेंगे लोग। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो त्योहार के मौके पर यह छूट दी गई है, पटाखे चलाने की छूट दी गई है। दिवाली के दिन 2 घंटे तक आप पटाखे चला सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका ऐलान किया है। और चलिए बात शराब कांड की करते हैं। शराब कांड पर सीएम मनोहर लाल का विवादित बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने यह कहा है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। मनोहर लाल 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। उनका यह कहना है कितने मुख्यमंत्रियों या फिर मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। शराब कांड में इस्तीफे की मांग पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। जहरीली शराब से आपको बता दें कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश के मुखिया इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीले जाम की वजह से यहां पर हो चुकी है। मनोहर लाल का यह कहना है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमारे संवाददाता जसपाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जसपाल, सीएम का आज वहां पर दौरा था, सीएम की तरफ से ऐसी बयानबाजी की गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आज सीएम फतेहाबाद में आए थे, एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए थे। तो उन्होंने इस वक्त जो बयान दिया है जहरीली शराब मामले के अंदर जो मौतें हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो जहरीली शराब जो है, ये जो लोग मरे हैं इसमें ये ऐसे पहले भी मरते रहे हैं और इसमें जो सीएम है वो डिप्टी सीएम है वो इस्तीफा क्यों दे। तो ऐसी जो है घटनाएं जो प्रदेश में है 12 बार हो चुकी हैं, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम इसमें जो है इस्तीफा क्यों दे, ये वो बड़ा बयान सीएम ने दिया है। जी जसपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं शराब कांड को लेकर, जहरीले शराब कांड को लेकर। इसी मसले पर अब सीएम ने विवादित बयान दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। 1980 से लेकर 2004 तक 12 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। कितने मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों ने ऐसे में इस्तीफा दिया है। तो हरियाणा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार हरकत में है। पानीपत में एसआईटी की जांच के मामले में परतें अब खुलने लगी हैं। जांच में ये सामने आया है कि शराब ठेकेदार संदीप ने बंटी नाम के एक शख्स से नकली शराब खरीदी थी। संदीप ने ये शराब सोनिया नाम की एक महिला को बेच दी और सोनिया ने ही ये शराब ग्रामीणों को बेची थी, जिसे पीने से कई लोगों की मौत हो गई। संदीप और बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि पानीपत में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सोनीपत में आंकड़ा 30 से ज्यादा का है।
तो कृषि कानून पर नाराज बीजेपी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं सुरजीत जियाणी। किसानों से बातचीत न किए जाने से लगातार नाराज है। बिना नाम लिए पार्टी नेताओं पर सवाल भी उठाए। हाईकमान को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को भी गलत बताया। हरजीत ग्रेवाल भी जियाणी के साथ पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कृषि कानून को लेकर लगातार अलग अलग राय शुमारी की जा रही है। नाराज बीजेपी नेता एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह से मिलने सुरजीत जियाणी दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों से बातचीत न किए जाने से खफा हैं। बिना नाम लिए पार्टी नेताओं पर सवाल उठा चुके हैं। हाईकमान को गुमराह करने का भी इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। पंकज, बीजेपी नेता दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट? कहा यह जा रहा है कि नाराज हैं और अपने के ही खिलाफ लगातार बयानबाजी भी करते आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से एक कमेटी जो है वो किसानों के लिए बनाई गई थी और उसमें सुरजीत जियाणी को उनका अध्यक्ष जो है वो लगाया गया था और किसानों से राब्ता कायम करने के लिए कहा गया था। सुरजीत जियाणी ने किसानों से बातचीत की है और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान जिन बातों को लेकर नाराज हैं, उन बातों को लेकर पार्टी आलाकमान यानी कि जो राजनाथ सिंह हैं, उनके सामने सारी बात जो है वो सुरजीत जियाणी रखने पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं सुरजीत जियाणी के भी पिछले दिनों बिगड़ैल बोल जो है वो नजर आए थे। पार्टी से उनकी राय थोड़ी सी अलग नजर आई थी उस तमाम बातों को, क्योंकि किसान वो बात कह रहे हैं कि एमएसपी क्यों नहीं जो है नए कानून में शामिल किया गया, उसको कानून में शामिल किया जाए। जो प्राइवेट घरानों को लेकर डर है बाकायदा तौर पर किसानों को, वो तमाम बातें जो है वो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने जो है वो रखेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह खुद किसान हैं, एक बड़ा चेहरा है, किसान नेता हैं, उनको किसानों की बातों का पता है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि आने वाले दिनों में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाई जा सकती है, जिसमें केंद्र के मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह उसमें हो सकते हैं, पीयूष गोयल उसमें हो सकते हैं और इसके साथ साथ खेतीबाड़ी मंत्री उसमें हो सकते हैं, पंजाब सरकार के नुमाइंदे उस कमेटी में हो सकते हैं और किसानों से बातचीत की जाएगी ताकि जो नए कानून आए हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार बात कर रही है कि ये कृषि के लिए वरदान साबित होंगे, लेकिन किसानों को इस पर ऐतराज है कि किसान लगातार कह रहे हैं कि इन नए कानूनों से उनका नुकसान होगा। तो आपसी बातचीत के लिए कहीं ना कहीं जो है वो रास्ता शुरू हुआ है और सुरजीत जियाणी पूरी रिपोर्ट जो है वो राजनाथ सिंह के सामने रख रहे हैं। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं और बातचीत की जा रही है। अपने ही नेताओं से नाराज है। किसानों के मसले पर बातचीत के लिए सुरजीत जियाणी दिल्ली पहुंचे हैं। ट्रैक गलत जो फड़ लिया गलत रस्ते जाएगा। ਅਸੀਂ ट्रैक फड़ लिया राजनीति का, ਅਸੀਂ दोष देने लगे कांग्रेस ਨੂੰ, अकाली दल ਨੂੰ। मुद्दा असली है किसानों का। सानू ट्रैक चेंज करके जो किसानों के ट्रैक से पै जाएंगे मसला हल हो जाऊगा। ਅਸੀਂ ट्रैक ही गलत फड़िया हुआ। गड़बड़ की गड़बड़ जो चमचे जाते जोड़े जी कहते हैं वो अपना फायदा लेने वास्ते प्रशंसा करके असली पिक्चर नहीं दिखाते। और मैं दिखाने की कोशिश की है, जो मेरी उत्ते गल नहीं सुनी गई तो फिर दूसरा पंजवां स्तंभ केड़ा है? मीडिया ही है और मीडिया नाल गल करता मैं। पंजाब में 12 नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। किसान आंदोलन के चलते रेलवे की तरफ से यह बड़ा ने सिर्फ मालगाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है पंजाब में दिवाली से पहले, क्योंकि ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। मालगाड़ियां न चलने से ये संकट और भी गहरा गया है। पूरी तरह से बंद है पंजाब के सभी थर्मल प्लांट। नेशनल ग्रिड से बिजली खरीद रहा है पावरकॉम और यूरिया का भी संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकारी स्टॉक लगभग अब खत्म हो चुका है। ऐसे में 12 नवंबर तक मालगाड़ियां नहीं दौड़ेंगी। किसान आंदोलन के चलते रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे ने सिर्फ मालगाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है। पंजाब में दिवाली से पहले ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। मालगाड़ियां ना चलाने से बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से सभी थर्मल प्लांट बंद हैं। ऐसे में बिजली से दिवाली से पहले ब्लैकआउट का बड़ा खतरा पंजाब पर। सरकार और रेलवे में खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों में क्या तर्क है वो भी आपको बताते हैं। पंजाब सरकार का यह दावा है कि मालगाड़ियों के लिए ट्रैक खाली हैं, तो वहीं रेलवे का कहना है कि सिर्फ मालगाड़ियां नहीं चलेगी।
पंजाब सरकार रेलवे को भरोसा दे रही है कि सभी प्लेटफॉर्म खाली हैं, तो वहीं रेलवे का दावा है कि स्टेशन के बाहर अब भी किसानों का धरना जारी है। पंजाब सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि मालगाड़ियां तुरंत चलाई जाए। वहीं रेलवे का ये कहना है कि 12 नवंबर तक कोई ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। और चलिए बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि रक्षा मंत्री से बॉर्डर के विषय पर चर्चा की गई। हिमाचल की सीमाएं चीन से सटी हुई हैं। बॉर्डर पर तमाम मुद्दों को लेकर रक्षा मंत्री से बातचीत हुई है। वहीं किसान आंदोलन पर सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इसका कोई प्रभाव नहीं है। जयराम ठाकुर ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। रेल मंत्री से मुलाकात में हिमाचल में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। संगठनात्मक दृष्टि, क्योंकि हिमाचल से संबंधित हैं, सारे संगठन के विषयों पर चर्चा हुई है, सरकार के विषयों पर भी हमारी बातचीत हुई है। और आज पीयूष गोयल जी से हमारे कुछ हिमाचल के संदर्भ के कुछ मसले थे, उन सारे विषयों को लेकर के उनसे भी बातचीत हुई है। पर्टिकुलरली एक दो चीज़ों को लेकर के, जिसमें हमने बल्क ड्रग फार्मा का जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश पे जिसकी लिए हमने बिडिंग की है, उसके लिए भी मदद करने के लिए, और रेलवे के नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाने की दृष्टि से हमने बातचीत की है। माननीय राजनाथ सिंह जी से हिमाचल के संदर्भ में और विषयों को लेकर के जो बॉर्डर एरिया है हमारा चाइना से संबंधित है, उस वहाँ की डेवलपमेंट को लेकर। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। वहीं भारत की बेटी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, इससे पर्दा उठ गया है। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। कांटे भरे मुकाबले में बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेंगी। शानदार विजय के बाद अमेरिका की सड़कों पर जश्न का दौर शुरू हो गया। लोगों ने बाइडेन को राष्ट्रपति चुनकर खुशी जताई और कहा कि अब देश में बदलाव होंगे। A lot. This means four years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. The damage Trump did, we will make sure this administration reverse it, and we make sure that this administration actually makes it better for everybody in the US. बाइडेन और कमला हैरिस को पूरी दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इस जीत पर बाइडेन ने कहा कि वे तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करेंगे। वे इस जीत को लाल और नीले रंग से नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नजर से देखते हैं। And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. कमला हैरिस ने भी खुशी जाहिर की और अमेरिका को एक संभावनाओं वाला देश करार दिया, जहां सपने सच होते हैं। Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. भारत की बेटी कमला हैरिस के यूएस के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव तुलेसेंद्रपुरम में भी जश्न का माहौल दिखा। सभी ने अपने अपने अंदाज में खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाइडेन की जीत पर बधाई दिया और ट्वीट कर कहा कि वे आशा करते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध एक बार फिर मजबूत और नई ऊंचाई पर होंगे। अमेरिका के इस चुनाव में बाइडेन सबसे ज्यादा मत हासिल कर राष्ट्रपति बने हैं और बराक ओबामा के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनकी जीत के बाद देश और दुनिया भर में बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन अमृतसर के आर्टिस्ट जगजीत सिंह रुबल ने एक विशेष संदेश उन्हें दिया है। उन्होंने अमेरिका के अभी तक बने 40 राष्ट्रपतियों की तस्वीर अपने कैनवास में उतारी है और अपने इसमें एक नया नाम भी जोड़ा है, और वो है वार्डन जगजीत की पेंटिंग। हर कोई
सराहना कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आएगी। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 46 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ 230 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੀ ਤੱਕ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ 8 ਫੀਟ ਬਾਈ 8 ਫੀਟ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਕ੍ਰੈਲਿਕ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ पेंटिंग मैं दोनों देशों लिए बहुत बेस्ट विशेष दिन। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संकट के साथ साथ सांस का संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में चली गई है, जिसके चलते अगले सप्ताह त्योहारों के मौके पर और भी इसके बढ़ने का अनुमान लगातार जताया जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के राजपथ इलाके में खड़ी हुई हूँ और अगर आप चारों तरफ देखें तो धुंध की एक लेयर छाई हुई है जो पोल्यूशन के कारण है। अगर दिल्ली का ओवरऑल AQI आप देखें तो 398 के करीब है, जो सफ़र ऐप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये सीवियर स्टेज में है, यानी कि खतरनाक स्टेज में है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अधिकांश जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में है। यहाँ की AQI 400 के पार है। रविवार को सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में AQI 465, आनंद विहार में AQI 431, पंजाबी बाग में AQI 426, जबकि रोहिणी में AQI 424 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे इलाके की बात करें तो गुरुग्राम में AQI 439, गाजियाबाद में AQI 436, ग्रेटर नोएडा में AQI 428, नोएडा में AQI 426 और फरीदाबाद में AQI 414 दर्ज किया गया। अगले हफ्ते दिवाली का त्योहार है। पटाखों पर रोक समेत प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन खरीदारी तो होगी ही। ऐसे में सड़कों और बाजारों में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को कोरोना के साथ अब प्रदूषण का भी डर सता रहा है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम शुगर के मरीज हैं, हार्ट वाले हैं, इनको तो बाहर निकलना ही बंद हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, बाहर अंदर बंद हो जाते हैं। अंदर भी वही घुटन, धूल, मिट्टी, सब कुछ है। बता दें कि 0 से 50 के बीच हवा की गुणवत्ता को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही बने रहने की आशंका जताई है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, सर्दियां अब शुरू हो गई हैं और ऐसे में बढ़ता वायु प्रदूषण किस तरीके से लोगों के लिए खतरनाक होगा, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।